हेलो एवरीवन। 8th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था फसल उत्पादन या प्रबंध में फसल की जो पद्धतियाँ चल रही थी उसके अंदर जो पहला पॉइंट हो गया था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुआई। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है तीसरा पॉइंट, खाद एवं उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देना, किस प्रकार से फसलों को खाद और उर्वरक दिया जाता है, खाद क्या होती है और उर्वरक क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। खाद एवं उर्वरक देना कि कोई भी फसल है उसको अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी पोषक तत्वों के लिए हम किसान द्वारा खाद और उर्वरक दी जाती है। तो खाद और उर्वरक देना वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। इसके बाद है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है कि जो मिट्टी होती है उससे पौधे जो खनिज पदार्थ है वो मिट्टी से ग्रहण करते हैं। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कोई भी पोषक तत्व है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होंगे ताकि अच्छी पैदावार हमारे को प्राप्त हो सके। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा जब हम निरंतर एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाते जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि फसल के लिए उसके अंदर मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होने चाहिए। यदि हम बार निरंतर उन फसलों को उगाते रहेंगे तो पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ज़मीन में पोषक तत्व दिए जाते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, खाद और उर्वरक कहलाते हैं। फसल के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं कि मतलब कि यदि हम पौधे को ज़रूरत से कम यदि खाद देंगे तो पौधे हो जाते हैं कमज़ोर, जिसके कारण फसलों की जो पैदावार है वो हमारे को कम प्राप्त होती है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का टूटना या अलग होना। कोई भी पदार्थ यदि तोड़ करके एक नया उत्पाद बन जाए तो वो अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। कोई भी पदार्थ टूट करके या अलग हो करके एक नया उत्पाद बन जाए वो क्या कहलाती है, अपघटन की क्रिया कहलाती है। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ कि पादपों से प्राप्त या जंतुओं से प्राप्त कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है, इसको एक गड्ढे में डाल देंगे। गड्ढे में डालने के बाद वहाँ पे हम केंचुए छोड़ देंगे। जब इन केंचुओं को छोड़ा जाएगा तो ये केंचुए जो अपशिष्ट पदार्थ होगा इसको ग्रहण करेंगे और उत्सर्जन के रूप में जो कंपोस्ट होगी वो वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। कि केंचुओं से प्राप्त जो भी खाद होती है वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद है एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसमें बताया गया है कि 3 प्लांट लिए गए हैं। इसके अंदर सभी में अलग अलग प्रकार से इनको खाद दी गई है। अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे किस प्रकार से इसका कि पौधों की वृद्धि इसमें कौन से गमले के अंदर सबसे अधिक होती है। 3 गमले आपको बताए गए हैं कि पहले में अधिक होगी या दूसरे में अधिक होगी या फिर तीसरे में अधिक होगी। इसका अध्ययन हम अभी पढ़ेंगे। इन तीनों गमलों में देखना है कि ए में अधिक पैदावार हो रही है, मतलब कि जो वृद्धि अधिक हो रही है, फिर बी में अधिक हो रही है, फिर सी में अधिक हो रही है। कि आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि सी में यदि हम देखें तो बहुत कम नीचे की तरफ, मतलब कि नीचे ही है इसके अंदर जो प्लांट लगाए थे, और ए में थोड़े अधिक हैं और बी में सबसे अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी में जो पौधों के लिए जो पोषक तत्व वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, ए में उससे कम और सी में सबसे कम है। तो इससे पौधों की जो वृद्धि है, पैदावार है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। इसके आगे है
कि क्या कि तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान नहीं है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? बी गिलास में हमने पढ़ा था। किस गिलास के पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन से में है? बी में है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का मतलब है, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। तो ध्यान में रखना, एनपीके का फुल फॉर्म क्या होगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो इनका जो निर्माण है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। फिर है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आते हैं। यदि हम निरंतर इन उर्वरकों का अधिक उपयोग करते रहें तो अधिक उपयोग से जो उर्वरता, जो क्षमता है मिट्टी की, वो कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है। ये क्या काम करते हैं कि जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। अतः इसका उपयोग जो है कम न करके हमें खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यदि हम निरंतर एक ही फसल को बार बार, मतलब कि फसल के बाद फसल को उगाते जाएं तो क्या होगा कि उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाएगी, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें फसलों को निरंतर क्रम से उगाना चाहिए कि एक बार क्या करें, फलीदार पौधों को उगाएं और दूसरी बार जैसे गेहूं के फसलों को उगाएं। तो इससे क्या होगी? मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण से मतलब है कि एक फसल को बार बार न बो करके दूसरी फसल को उससे पहले बोया जाए, जिससे उसकी जो उर्वरता क्षमता वो बनी रहे और पोषक तत्वों की निरंतर वृद्धि होती रहे। जिस प्रकार से कि उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। एक ऋतु में फलीदार पौधों को उगा लिया और दूसरे में गेहूं की फसल को। जो फलीदार होंगे उसके अंदर जो जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जिससे नाइट्रोजन की कमी नहीं आती है। इसके बाद है कि जो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनेस पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब है कि एकत्रित करना, कि जो लेग्यूमिनेस का मतलब है कि जो फलीदार पौधे हैं, जैसे मूंग हुए, मोठ हुए, ये फलीदार पौधे, इनकी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है जो नाइट्रोजन को एकत्रित करती है, जिससे पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन की जो कमी है वो नहीं हो पाती। इसलिए फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। इसके बाद है खाद और उर्वरक में अंतर। उर्वरक तो मानव निर्मित होता है कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, परंतु जो खाद होती है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है। गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से ये प्राप्त होती है। फिर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। जो नमी है और पोषक तत्व वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में तो वही पदार्थ होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित उसके अंदर डाले जाते हैं, परंतु जो खाद के होते हैं उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो खाद के अंदर ये तुलना नहीं होती कि कौन सा अधिक हो सकता है कौन सा कम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि कोई एक पदार्थ हो भी ना, परंतु जो उर्वरक होगा जिसके अंदर एक पर्याप्त मात्रा में जिसको डाला जाएगा, जिसको पौधे को आवश्यकता है, उस जैसे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो हम नाइट्रोजन के उर्वरक को दे करके उस पौधे के अंदर नाइट्रोजन की वृद्धि बढ़ा सकते हैं, परंतु खाद के द्वारा ऐसा नहीं कर सकते। तो खाद एक अच्छी भी है और उसको दोनों ही बात है
क्योंकि खाद एक साइड इफ़ेक्ट मतलब कि नहीं दे सकती। तो खाद और उर्वरक में अंतर ध्यान में रखना। आज के लिए इतना ही। खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन जिस प्रकार से एक ये हो। और NPK का पूरा नाम आप ध्यान में रखना। और खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन थे इस प्रकार से आपको साथ के साथ बता दिए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपने आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।